मैं दुनिया का सबसे बेकार विलन ही होऊंगा। मुझे बस फिनाले तक चुपचाप जिंदा रहना है, प्रोटैगनिस्ट के हाथों मारे बिना, और बदले में मुझे $1 बिलियन मिलेंगे। लेकिन किसने सोचा था कि प्रोटैगनिस्ट रेक्स हंटर का हैरम हर दिन मेरे आसपास मंडराने लगेगा? क्या ये लोग मुझे और जल्दी मरवाना चाहते हैं? और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वे मेरे मन की बातें सुन सकते थे, जबकि मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। आज वही दिन था जब एंगेजमेंट अनाउंसमेंट के दौरान रेक्स हंटर को क्लोई विंटर्स की रक्षा के लिए खड़ा होना था। स्क्रिप्ट के मुताबिक मुझे घमंडी विलेन की तरह व्यवहार करना था, फिर रेक्स मेरा पैर तोड़ देता और मैं कुछ दिनों के लिए गायब होकर इलाज करवाता, जबकि रेक्स आसानी से क्लोई का दिल जीत लेता। मैंने चेहरे पर पानी मारा, आईने में खुद को देखा और दांत भींच लिए। इस बार मैं आखिर तक जिंदा रहूंगा, सिस्टम का रिवॉर्ड लेकर घर जाऊंगा और अपनी माँ के इलाज का खर्च भरूंगा। खुद को शांत करने के बाद मैं रेस्टरूम से बाहर निकला। जैसे ही बाहर आया, मैंने क्लोए विंटर्स को दरवाजे के पास मेरा इंतजार करते देखा। विंटर्स फैमिली की सबसे बड़ी बेटी, वैनगार्ड ग्रुप की युवा सीईओ, और वह गॉडेस जिसके पीछे मैं पिछले 3 सालों से पागलों की तरह पड़ा हुआ था। इसमें कोई शक नहीं था कि वह मेन फीमेल लीड थी, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह रेक्स हंटर की होने वाली महिला थी। मैंने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करने वाला, इसलिए इस विचार को छोड़ दो। मैं हल्का सा हंसा, लेकिन मन में सोच रहा था, मैडम मुझ पर दया करो। तुमसे एंगेजमेंट? मुझे अभी कुछ साल और जीना है। तुम्हारा फिगर कमाल का है, चेहरा भी खूबसूरत है, लेकिन अफसोस कि तुम टिपिकल फीमेल लीड हो। रेक्स हंटर तुम्हें इतनी आसानी से बेवकूफ बना देगा कि तुम्हारा आईक्यू सीधे 0 पर पहुंच जाएगा। फिर तुम खुशी खुशी उसके हैरम में शामिल हो जाओगी। रेक्स हंटर को क्लोई मिल गई तो विंटर्स फैमिली भी उसी की हो जाएगी। कई पीढ़ियों की दौलत आखिर उसी आदमी के हाथों में चली जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। तुम सहमत हो? क्लोई स्तब्ध रह गई। कुछ तो गलत था। उसने उसके होंठों को हिलते नहीं देखा था। फिर उसने इतनी सारी बातें कैसे कह दी? उसने वास्तव में सिर्फ मैं सहमत हूँ सुना था, तो बाकी सब क्या था? पिछले 3 सालों से ईथन कार्टर उसके पीछे पागलों की तरह घूमता रहा था। उसने उसे दूर करने के लिए हर तरीका अपनाया, लेकिन वह शर्महीन कुत्ते की तरह चिपका रहा। जब उसकी रेप्यूटेशन खराब हो गई, तब उसने फैमिली इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके दोनों परिवारों को इस एंगेजमेंट के लिए मजबूर कर दिया। फिर अब अचानक यह बदलाव क्यों? क्लोई, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। आगे से बस सामान्य दोस्त रहेंगे, और अब जल्दी से जाओ और अपने रेक्स हंटर के हैरम में शामिल हो जाओ। तुम और बाकी 999 महिलाएं मिलकर उसी आदमी की पूजा करना, उसके जूते चाटना। इस बार क्लोई को पूरा यकीन हो गया कि वह उसके विचार सुन सकती है। क्या मैं किसी के जूते चाटूंगी और 999 औरतों के साथ एक ही आदमी की सेवा करूंगी? वह मुझे समझता क्या है? उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। रेक्स हंटर, वह सिक्योरिटी गार्ड जिसे उसने कुछ दिन पहले नौकरी पर रखा था, क्लोई विंटर्स उसके पीछे दीवानी हो जाएगी? ये तो मजाक लग रहा था। ईथन कार्टर। क्लोई की आंखों में आग जलने लगी। वह उसे घूर रही थी, मानो अभी उसका सिर नोच लेगी। मैं पूरी तरह उलझ गया। इस बेवकूफ औरत को क्या हो गया? मैं तो एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ, फिर भी इतनी नाराज क्यों है? लेकिन वह रेक्स हंटर की महिला थी, इसलिए मैं उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वैसे भी फीमेल लीड्स थोड़ी स्लो होती हैं, इसे संभालना मुश्किल नहीं होगा। मैंने तुरंत मुस्कान लगाई और कहा, चलो एल्डर्स को सब समझा देते हैं। आइए। आप पहले। क्लोए गुस्से से कमरे में दाखिल हुई। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। तो ये सच्चाई है? 3 साल, पूरे 3 साल, हर दिन गिफ्ट भेजना, हर समय मेरा ध्यान रखना, ये सब झूठ था। और अब अपने मन में मुझे डम वुमन कह रहे हो, डिमविटेड कह रहे हो, और ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे मुझसे लाखों मील दूर भागना चाहते हो। आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? मैं देखूंगी कि तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। उसके पीछे चलते हुए मैं मन ही मन खुश था। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। 3 साल की मेहनत पानी में चली गई तो क्या हुआ? अगर मैं इस मूर्ख महिला से एंगेजमेंट तोड़ दूं तो मेरे जैसे विलन स्टेटस वाले आदमी को कहीं भी 10 या 20 खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी। अगर उसे हैरेम में शामिल होना पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ? यही उसका डेस्टिनी है। मुझे इस बेवकूफ औरत से हर रिश्ता खत्म करना होगा। बिल्कुल कोई लूस एंड नहीं छोड़ना है। क्लोई अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह अचानक रुक गई और मुड़कर मुझे घूरने लगी। मैं तुरंत मुस्कुरा पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? मैं, ईथन कार्टर, अपनी जान की कसम खाता हूँ, मैं कोई चाल नहीं चलूंगा। जब मैं कहता हूँ कि एंगेजमेंट खत्म कर रहे हैं तो खत्म कर रहे हैं, और मैं वादा करता हूँ कि आगे कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सच कहूँ तो आगे तुम्हारे लिए मुझे देख पाना भी मुश्किल होगा। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम बस एक दूसरे की जिंदगी से गायब हो जाएंगे, पूरी तरह से। क्या तुम खुश नहीं हो? क्लोई का गुस्सा अब विस्फोट होने की कगार पर था। ये क्या हो रहा है? मैं, क्लोई विंटर्स, जो कभी तुम्हारी गॉडेस थी, अब तुम्हारी नजर में मिट्टी से भी बदतर हो गई हूँ। तुम मुझसे इतने परेशान हो, इतने कि मेरे साथ 15 मिनट और भी नहीं रह सकते? उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। ये कमीना मुझे पागल कर देगा। तभी मेन डोर खुला और विंटर्स तथा कार्टर परिवार के सदस्य हमें दरवाजे पर आमने सामने खड़ा देख बैठे। अरे, तुम दोनों फिर लड़ रहे हो क्या? अंदर आओ और बात करो।
दरवाजे पर खड़े मत रहो। मैं अंदर गया और क्लोई के माता पिता से हाथ मिलाया। हेलो मिस्टर एंड मिसेस विंटर्स, फिर सबकी ओर देखकर बोला। मिस्टर एंड मिसेस विंटर्स, डैड, मॉम, क्लोई और मैंने बात कर ली है और हमने फैसला किया है कि हम एंगेजमेंट नहीं करेंगे। मैंने एक बेहद ईमानदार चेहरा बनाया और आगे कहा, क्लोए मजबूत है, स्वतंत्र है, बुद्धिमान है और अपने फैसले खुद लेने वाली महिला है। वह ऐसे व्यक्ति की हकदार है जो उसके लिए बेहतर मैच हो, जो वास्तव में उसे समझ सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह व्यक्ति वही होना चाहिए जिससे वह पूरे दिल से प्यार करती हो। हमें उसका समर्थन करना चाहिए और उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए। मैंने दुखी होने का अभिनय करते हुए अपने सीने पर हाथ मारा। भले ही मैं उसे पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ और उसे खुद से भी ज्यादा महत्व देता हूँ। सच्चा प्यार छोड़ देना होता है और दूसरे के लिए सबसे अच्छा चाहना होता है। मेरी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि मैं खुद ही अपनी परफॉर्मेंस से प्रभावित होने लगा। कमरे में मौजूद सभी लोग कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह जम गए। एडवर्ड कार्टर को तो एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि उसका बेटा इतनी समझदारी की बातें कर सकता है। उसके अनुभव के अनुसार यह लड़का जरूर किसी नई चाल की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ मैं अपनी एक्टिंग से बेहद संतुष्ट था। मन ही मन सोच रहा था, बेचारी विंटर्स फैमिली, कई पीढ़ियों की कमाई और दौलत आखिर रेक्स हंटर के हाथों में चली जाएगी। ये अमीर परिवार भी कमाल के होते हैं। बेटी हेरेम में शामिल हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं, ऊपर से अरबों की संपत्ति भी उसी आदमी को सौंप देंगे। सबके सब पागल हैं। क्लोई को समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक ईथन के विचार क्यों सुन पा रही थी, लेकिन एक बात साफ थी, यह आदमी कुछ ऐसा जानता था जो किसी और को नहीं पता। अगर उसकी बातें सच निकलीं तो पूरी कहानी हास्यास्पद हो जाएगी। वह एक बॉडीगार्ड के लिए हेरेम में शामिल हो जाएगी, जिसे उसने कुछ दिन पहले ही नौकरी पर रखा था। ये सुनने में ही बेतुका लग रहा था। नहीं, वह ईथन कार्टर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। यह आदमी निश्चित रूप से कुछ छिपा रहा था। मैं अभी भी अपने महान चरित्र और नैतिकता का भाषण दिए जा रहा था। यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्लोई और विंटर्स फैमिली के भले के लिए एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। क्लोई मेरे बगल में खड़ी थी और ठंडी निगाहों से मेरी परफॉर्मेंस देख रही थी। उसका गुस्सा हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति पूरी तरह उलझ चुका था। तभी एडवर्ड कार्टर ने क्लोई की ओर देखा। क्लोई, बेटी, तुम्हारा क्या विचार है? क्लोई के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मिस्टर एंड मिसेस कार्टर, डैड, मॉम, मैं ईथन के साथ एंगेजमेंट के लिए सहमत हूँ। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। मैंने तुरंत उसकी ओर देखा, जैसे कोई भूत देख लिया हो। क्लोई का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसके होंठों पर चुनौती भरी मुस्कान तैर रही थी। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। ये क्या हो रहा है? आखिर हो क्या रहा है? मेरा दिमाग चीख रहा था। पिछले 3 सालों तक मैं जोंक की तरह क्लोई से चिपका रहा। जो भी आदमी उसके करीब आने की कोशिश करता, मैं उसे दूर भगाने के लिए हर हथकंडा अपनाता। और उन 3 सालों में क्लोई सिर्फ एंगेजमेंट का नाम सुनकर भड़क जाती थी, जैसे मर जाना ज्यादा पसंद करेगी। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो चुका था। अब मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था और अचानक वही एंगेजमेंट के लिए राजी हो गई थी। मैं सचमुच पागल होने वाला था। मैं उसे घूरता रह गया, जबकि मन में हड़कंप मचा हुआ था। मैडम, आप कर क्या रही हैं? एंगेजमेंट के लिए हाँ क्यों बोल रही हैं? आपको तो रेक्स हंटर के हेरेम में जाना था। आपको तो उसके जूते चाटने थे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो रेक्स हंटर मुझे मार डालेगा। वह आदमी कब से आपके करीब आने की योजना बना रहा है, बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है ताकि सही समय पर बड़ा मूव कर सके। फिर आप और आपका परिवार उससे प्रभावित होंगे। उसके बाद आप खुद को उसे सौंप देंगी और आपकी फैमिली की सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। कम से कम स्क्रिप्ट के हिसाब से तो चलो। क्लोई ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ठंडा आत्मविश्वास था और होंठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ईथन कुछ ऐसा जानता है जो किसी और को नहीं पता, शायद भविष्य। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो? कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा सांस रोककर खड़ा रहा। फिर उसके होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। क्या तुमने मेरी अनुमति ली थी? तुमने 3 साल तक मेरा जीना हराम किया और अब तुम्हें लगता है कि तुम बस यूं ही चले जाओगे? और तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं आज किसी बॉडीगार्ड के हेरेम में शामिल होने वाली हूँ? मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगी। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि आखिर ये रेक्स हंटर मुझे अपने हेरेम में कैसे खींचता है। क्लोई ने मन ही मन फैसला कर लिया। इस बीच दोनों परिवारों के माता पिता बेहद उत्साह से शादी की तैयारियों, उनके भविष्य के जीवन और यहाँ तक कि भविष्य में पोते पोतियों की देखभाल कौन करेगा, इस पर चर्चा करने लगे। मैंने मौका देखकर क्लोई को एक तरफ खींच लिया। क्लोई, क्या आज तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? क्लोई ने ठंडी निगाह से मुझे देखा। मुझे लगता है कि असामान्य व्यवहार तो तुम कर रहे हो। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। ठीक है, बहस मत करो, लेकिन ये एंगेजमेंट सच में नहीं हो सकती। क्लोई के दिल में जीत का एहसास उमड़ पड़ा। पिछले 3 सालों तक वह इस बदमाश के सामने बेबस रही थी। ये आदमी बेशर्म था, इज्जत नाम की चीज नहीं थी, जोंक की तरह चिपका रहता था
और अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। वह उससे सचमुच तंग आ चुकी थी, लेकिन अब जब वह उसे पसीना बहाते, बेचैनी में चक्कर काटते और घबराहट में परेशान होते देख रही थी तो उसके अंदर एक अजीब संतोष भर गया। हाँ बिल्कुल, अब मैं तुम्हें अपनी उंगली पर नचाऊंगी, हरामखोर। उसने व्यंग्य से पूछा, क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमारे माता पिता का दबाव है? मैंने तुरंत कहा, जरा सोचो, क्या मैं परेशान करने वाला हूँ? हाँ। क्या मैं नफरत के लायक हूँ? हाँ। क्या मैं घिनौना हूँ? क्लोई ने बिना झिझक जवाब दिया, बेहद घिनौने। मैं कुछ क्षण चुप रहा और फिर अविश्वास से पूछा, तो फिर भी तुम मुझसे एंगेजमेंट करना चाहती हो? क्लोई ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। मैं उसे घूरता रह गया। उस पल मुझे लगा जैसे मैं तब तक दोनों परिवार अपनी चर्चा पूरी कर चुके थे और बड़े उत्साह से हमें छोटे गार्डन की ओर ले गए जहां आधिकारिक घोषणा होने वाली थी। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली था। स्टेज पर क्लोई के साथ खड़ा होने के बावजूद मैं लगातार यही सोच रहा था, बस अब खत्म, मैं गया काम से। कुछ ही मिनटों में रेक्स हंटर बाहर आएगा, मेरा पैर तोड़ देगा और क्लोई को छीन कर ले जाएगा। क्या यही मेरी किस्मत है जिससे मैं बच नहीं सकता? सब कुछ जानते हुए भी क्या मैं इसे रोक नहीं सकता? क्लोई आज इतनी अजीब क्यों व्यवहार कर रही है? क्या वह मुझसे नफरत नहीं करती? आखिर आज हो क्या रहा है? दूसरी तरफ क्लोई मेरी हर सोच सुन रही थी और जितना अधिक सुनती जा रही थी उतना ही ज्यादा चौंकती जा रही थी। सिर्फ यही नहीं कि वह उसकी इनर वॉइस सुन पा रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ईथन को भविष्य में होने वाली घटनाओं की भी जानकारी थी। क्या रेक्स हंटर सचमुच सामने आकर विरोध करेगा? तभी मंच पर खड़े मास्टर ऑफ सेरेमोनीज ने घोषणा शुरू की, सम्मानित मेहमानों, कार्टर और विंटर्स परिवारों की ओर से मैं आज एक महत्वपूर्ण समाचार की घोषणा करता हूँ। कार्टर परिवार के बड़े बेटे ईथन कार्टर और विंटर्स परिवार की बड़ी बेटी क्लोए विंटर्स की एंगेजमेंट अगले महीने की 10 तारीख को आयोजित की जाएगी। घोषणा पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक भीड़ में से एक आवाज गूंजी, मैं इसका विरोध करता हूँ। भीड़ को चीरता हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड आगे आया। वह था इस नॉवल का आधिकारिक मेल प्रोटैगनिस्ट रेक्स हंटर। एमसी ने उसे देखा और झुंझलाकर कहा, कोई इस मामूली सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही मैंने रेक्स हंटर को देखा, मेरे पैरों से ताकत निकल गई, मेरे घुटने कांपने लगे और मैं अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। क्लोई ने यह सब देखा और भीतर तक हिल गई। ईथन फिर सही निकला था। रेक्स हंटर सीधे मंच पर चढ़ गया। एमसी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रेक्स ने उसे एक झटके में नीचे फेंक दिया। रेक्स हंटर, तुम क्या कर रहे हो? रेक्स ने दोनों हाथों से क्लोई के कंधे पकड़ ली। क्लोई, डरो मत, मैं कभी किसी को तुम्हें मजबूर नहीं करने दूंगा। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अपने हाथों में होनी चाहिए। सच कहें तो अगर कहानी स्क्रिप्ट के अनुसार चलती, जहां ईथन एक बेशर्म कीड़े की तरह उससे चिपका रहता, कार्टर परिवार अपनी ताकत दिखाता और उसके अपने माता पिता सुविधा के लिए यह शादी करवाने की कोशिश करते, तो रेक्स हंटर का यह हस्तक्षेप उसे प्रभावित कर देता। कुछ दिन पहले हुई घटना में रेक्स ने शानदार प्रदर्शन किया था और उसी कारण क्लोई ने उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया था। पिछले कुछ दिनों में उसकी राय भी रेक्स के प्रति बेहतर होती जा रही थी, लेकिन अब सब कुछ अलग था। ईथन की मानसिक टिप्पणियां पहले ही उसे चेतावनी दे चुकी थीं। अब क्लोई की नजरों में रेक्स कोई हीरो नहीं था, बल्कि ऐसा षड्यंत्रकारी व्यक्ति था जो उसकी फैमिली की दौलत हथियाने के लिए उसके करीब आया था। वह चालाक था, घिनौना था और इस समय तो उसे ईथन से भी ज्यादा घिनौना लग रहा था। क्लोई ने झटके से उसके हाथ अपने कंधों से हटा दिए। रेक्स हंटर, तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो, मेरे परिवार के मामलों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। रेक्स ने गंभीर स्वर में कहा, क्लोई, मैं जानता हूं कि तुम डरी हुई हो, लेकिन चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये सुनकर मैंने तुरंत सिर हिलाया और मन ही मन व्यंग्य से सोचा, बिल्कुल, तुम तो बहुत ही महान हो। तुम्हारे पास अभी और भी बहुत सारे धर्म और न्याय वाले डायलॉग्स बचे होंगे, है ना? चलो बोलते रहो, आखिर महान टाइटन हो, सबको पता चलना चाहिए कि तुम न्याय के पक्ष में खड़े हो। शो शुरू होने दो। मैं मन ही मन रेक्स हंटर का मजाक उड़ा रहा था। रेक्स ने भीड़ की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, एस्पेन के तथाकथित 4 महान परिवार, वैध तरीकों से लाभ कमाने के बजाय तुम लोग एक युवा महिला की खुशी का बलिदान देकर बिजनेस अलायंस बनाना चाहते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम लोगों को क्लोए की खुशी की जरा भी परवाह है? मैं पीछे खड़े होकर रेक्स हंटर के लिए ताली बजाने लगा। शानदार क्लोई, अब तुम्हारी बारी है, मेरे लिए रो दो। इस आदमी ने इतना इमोशनल स्पीच दिया है कि अगर तुम प्रभावित नहीं हुई तो चमत्कार होगा। सीरियसली, बस रो दो। क्लोई ने मेरी तरफ देखा। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखों में अपमान और गुस्से की आग जल रही थी। उसकी खतरनाक नजर देखकर मैंने तुरंत तालियां बजाना बंद कर दिया और अजीब सी मुस्कान के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। रेक्स हंटर अभी भी जोश में था। मिस्टर एंड मिसेस विंटर्स, क्लोई आपकी अपनी बेटी है। क्या आप सचमुच उसे आग के गड्ढे में धकेल सकते हैं? एस्पेन में हर कोई जानता है कि ईथन कार्टर कैसा इंसान है। अपनी बेटी की शादी ऐसे स्कम से करवाते हुए क्या आपके दिल में जरा भी दर्द नहीं होता, जरा भी पछतावा नहीं होता? उसकी बातें खत्म भी नहीं हुई थीं कि क्लोई गुस्से से चिल्ला उठी,
क्या मेरे मामलों में दखल देना एक बॉडीगार्ड का काम है? तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। रेक्स हंटर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। कुछ तो गड़बड़ थी। ये वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा था जैसा होना चाहिए था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कितना बदतमीज आदमी है, किसी की प्राइवेट फैमिली सेलिब्रेशन में घुस आया। मुझे तो पूरा क्रीपी लग रहा है। विंटर फैमिली की बेटी के पीछे पड़ा है। पहले आईना देख ले। यार, यह आदमी बहुत ग्रीजी लगता है। मैं अंदर ही अंदर घबराने लगा। तुम लोग इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अगर इसे और उकसाया तो यह लड़ाई शुरू कर देगा। सब लोग शांत हो जाओ। लेकिन तभी कार्टर फैमिली का एक विशालकाय आदमी आगे बढ़ा और रेक्स हंटर का कॉलर पकड़ लिया। सुन लड़के, आज हमारे यंग मास्टर का बड़ा दिन है। मुसीबत ढूंढ रहा है क्या? ये देख, रेत की बोरी जितनी बड़ी मुट्ठी देखी है कभी? रेक्स हंटर ने तिरस्कार से मुस्कुराया। सिर्फ एक साधारण इंसान, मैं उंगली के एक इशारे से तुम्हारी जान ले सकता हूँ। उसने आंखें बंद की और सिर ऊपर उठा लिया। मेरी प्रसिद्धि की पहली लड़ाई शुरू होने वाली है। सम्मान, गौरव और सुंदर महिलाएं, आज से यह सब मेरा होगा। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखें अचानक खुल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर कोई डोमिनेटिंग ऑरा फैल गई हो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि टाइटन की वापसी का क्या मतलब होता है। आज मैं। लेकिन उसके बोलने से पहले ही धड़ाम की आवाज आई। जब रेक्स ने नीचे देखा तो वह विशालकाय आदमी उसके सामने नहीं था। नीचे जमीन पर मैं उस आदमी को पकड़े हुए था और पूरी ताकत से दबाकर रखा हुआ था। वह उठकर रेक्स हंटर से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे कसकर पकड़े हुए था। हम दोनों जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। मेरी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। भाई, शांत हो जाओ। काम डाउन, काम डाउन। मैं पूरी कोशिश कर रहा था उसे रोकने की। मुझे हर हाल में उसे शांत करना था। आखिर ओरिजिनल प्लॉट में आज यही आदमी प्रोटैगनिस्ट का पहला शिकार बनने वाला था। रेक्स उसे एक मूव में हरा देता और फिर अगला नंबर मेरे पैरों का होता। मैं लगभग रोते हुए बोला, मेरे दोस्त, ये इसके लायक नहीं है। सच में नहीं, मेरे लिए छोड़ दो। वह आदमी एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें भर आईं। मिस्टर कार्टर, आपने मुझे दोस्त कहा? मैं काफी देर से उससे जूझ रहा था और बुरी तरह थक चुका था। हाँफते हुए मैंने कहा, हाँ, जिंदगी भर के लिए दोस्त। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिस्टर कार्टर जैसे बड़े आदमी ने मुझे दोस्त कहा। अगले ही पल वह फिर गुस्से में भर गया। आज मैं इस बदमाश को आपके लिए खत्म कर दूंगा मिस्टर कार्टर। रेक्स हंटर उत्साहित होकर चिल्लाया। ठीक है, आओ हमला करो। लेकिन मैंने उस आदमी को और कसकर पकड़ लिया और दांत भींचते हुए कहा, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो हिलना मत। आश्चर्य की बात यह थी कि वह तुरंत शांत हो गया, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। क्लोई ने रेक्स हंटर की तरफ घूर कर कहा, क्या तुमने काफी परेशानी नहीं पैदा कर ली? निकल जाओ। मैंने कहा, यहाँ से निकल जाओ। रेक्स हंटर पूरी तरह सदमे में था। क्लोई, क्या कार्टर फैमिली ने तुम्हें धमकाया है? चिंता मत करो, मेरी नजर में कार्टर फैमिली सिर्फ चींटियां हैं। ये सुनकर क्लोई को उल्टी आने जैसी महसूस हुई। डायलॉग इतना चीजी था कि उसे खुद शर्म आ रही थी। रेक्स हंटर, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अभी जाओ, 3 महीने की सैलरी ले लो और तुरंत यहाँ से निकलो। मैं तुमसे एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहती। रेक्स अचानक भावुक हो गया। मैं समझ गया, क्लोई कार्टर फैमिली के दबाव में है। उसे नहीं पता कि मैं रिटर्न टाइटन हूँ। उसे डर है कि उनकी ताकत मुझे नुकसान पहुंचा देगी, इसलिए वह मुझसे नाता तोड़ने का नाटक कर रही है और खुद का बलिदान देकर मेरी रक्षा कर रही है। मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। मेरी महिला सचमुच साहसी है। सिर्फ वही नहीं, अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं जमीन पर पड़े पड़े मन ही मन रो रहा था। मैडम, आपको इसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छा लड़का बन जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं भी आपको कोई परेशानी नहीं दूंगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बस इसके साथ चली जाइए। सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं इस कहानी के बाकी हिस्से में बिल्कुल मौजूद ही न रहूं। मैं सच में आप लोगों के चक्कर में नहीं पड़ सकता। क्लोई ने मेरी तरफ देखा। मैं जमीन पर पड़ा था और मेरे नीचे दबा हुआ सिक्योरिटी गार्ड रो रहा था। वह दृश्य इतना हास्यास्पद था कि अचानक उसे ईथन बेहद मजाकिया लगने लगा। इन सभी वर्षों में क्लोई ने ईथन में कभी कोई अच्छी बात नहीं देखी थी। उसकी नजर में वह हमेशा एक बेशर्म, चिपकू और परेशान करने वाला आदमी रहा था। लेकिन आज किसी कारण से उसकी घबराई हुई हालत, बिखरे हुए बाल, माथे पर पसीना और हर समय मुसीबत से बचने की कोशिश करते हुए उसका चेहरा अजीब तरह से मजेदार और प्यारा लग रहा था। बहुत लंबे समय बाद क्लोई के होठों पर एक सच्ची मुस्कान आई। ईथन, अब उठ सकते हो। उसकी मुस्कान देखते ही मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन उसी समय रेक्स हंटर ने सिर घुमाकर मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे अभी मेरा गला दबा देगा। मेरा दिल बैठ गया। कमाल है, अब इसके लिए भी मुझसे नफरत कर रहा है। मैंने आखिर किया क्या है? तभी दूर से सिक्योरिटी गार्ड्स का एक बड़ा झुंड दौड़ता हुआ दिखाई दिया। भाइयों, कोई हमारे यंग मास्टर की महिला छीनने आया है, पकड़ लो उसे। दर्जनों गार्ड्स अपने बेटॉन्स लहराते हुए रेक्स की तरफ दौड़ पड़े। मैं यह देखकर लगभग बेहोश होने वाला था। तुम लोग पागल हो क्या? वह टाइटन है। तुम लोग उसके लिए सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो। कृपया मुझे परेशान मत करो। तुम्हारे बाद मेरा नंबर आने वाला है। हे भगवान, क्या यह लेवल इतना मुश्किल है? दूसरी तरफ रेक्स हंटर वास्तव में लड़ना चाहता था। उसके लिए यह अपनी ताकत दिखाने और सबको चौंका देने का सबसे अच्छा मौका था।
लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ईथन कार्टर आखिर कर क्या रहा है। वह अकेले ही अपने दर्जनों आदमियों को रोक रहा था, उन्हें पीछे धकेल रहा था, उनका रास्ता रोक रहा था और पसीने से तरबतर हो चुका था। रेक्स अंदर ही अंदर चीख रहा था, क्या यह सच में जरूरी है? बस उन्हें आने दो, मुझे इन एक्सपीरियंस पॉइंट्स की सख्त जरूरत है। अगर ये फाइट नहीं मिली तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने भी मन बना लिया था, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर एक्सपीरियंस फार्म नहीं करने दूंगा। आज नहीं, भविष्य में तुम आसमान बन जाना, भगवान बन जाना, पूरी दुनिया पर राज करना, मुझे कोई समस्या नहीं। क्लोई को ले जाना है तो ले जाओ, नहीं ले जा सकते तो वह तुम्हारी समस्या है, बस मुझे इसमें मत घसीटो। रेक्स हंटर लगभग पागल होने वाला था। आखिर उसने मुझसे पूछ ही लिया, मिस्टर कार्टर, क्या आपको मुझसे कोई समस्या है? काफी मशक्कत के बाद जब मैंने सबको शांत कर दिया तो दोनों हाथ फैलाकर गार्ड्स के सामने खड़ा हो गया। नहीं नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम और क्लोई एकदम परफेक्ट मैच हो। शादी हो जाए तो मुझे इनविटेशन भेजना, मैं बड़ा गिफ्ट दूंगा। रेक्स हंटर के अंदर जमा हुआ जोश बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं पा रहा था। वह बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। तो फिर उन्हें आने क्यों नहीं देते? वे तुम्हारे लिए खड़े हो रहे हैं। मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ इनमें से एक भी आदमी तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर मैंने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़कर चिल्लाया, जो भी हाथ उठाएगा उसे मैं खुद मारूंगा। क्लोई अब सब समझ चुकी थी। ईथन वास्तव में भविष्य की घटनाओं के बारे में जानता था और उसी वजह से पूरी स्थिति बदल गई थी। अब देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि ईथन शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि रेक्स हंटर हर हाल में झगड़ा शुरू करवाना चाहता है। क्लोई ने रेक्स के हीरो फसाड के पीछे छिपे अहंकार को साफ देख लिया था। रेक्स हंटर, बहुत हो गया, निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। रेक्स हंटर का चेहरा पीला पड़ गया। मैं एक महान रिटर्निंग टाइटन, मैंने दुनिया के सबसे दूरस्थ इलाकों में भी इतनी बेइज्जती कभी नहीं झेली। आखिर उसने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्लोई, मुझ पर विश्वास करना। भविष्य में चाहे कब हो, चाहे कहाँ हो, चाहे तुम किसी भी खतरे में फंस जाओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, भले ही मुझे पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना पड़े। क्लोई ने मुश्किल से अपनी मतली रोकी और सीधे एग्जिट की तरफ इशारा कर दिया। रेक्स कुछ पल तक खड़ा रहा, फिर उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने घूमकर मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे मेरी आत्मा तक को जला देना चाहता हो। मैं लगभग रोने वाला था। सच में ये मेरी गलती नहीं है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, है ना? रेक्स हंटर ने ठंडी आवाज में नाक से सांस छोड़ी और अंधेरे चेहरे के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही मैं सीधे रेस्टरूम की तरफ भागा और सिंक पकड़कर लगभग उल्टी कर दी। कई बार ट्रांसमिग्रेशन करने के बाद मैंने विलन सर्वाइवल के 3 आयरन लॉज बनाए थे। पहला नियम, कभी भी प्रोटैगनिस्ट के सामने शो ऑफ मत करो और उससे बहस मत करो। वह प्रोटैगनिस्ट है, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी अकड़ बर्दाश्त करेगा? वह तो बिना वजह भी तुम्हें गिराने का मौका ढूंढता रहेगा। अगर तुम सच में शो ऑफ करने लगे तो वह तुम्हें पूरी तरह कुचल देगा। दूसरा नियम, प्रोटैगनिस्ट की महिलाओं से जितना हो सके उतना दूर रहो, वे वॉकिंग पॉइजन है। जब प्रोटैगनिस्ट तुम्हें मार रहा होगा तब वही महिलाएं ताली बजाएंगी, उसकी हीरोइक ग्रेटनेस की तारीफ करेंगी और खुशी खुशी उसकी बाहों में कूद जाएंगी। तीसरा नियम, कभी कोई बुरा काम मत करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर प्रोटैगनिस्ट तुम्हें कोई इविल एक्ट करते पकड़ ले तो उसका मतलब सीधा मौत है। और रेक्स हंटर ने जाते समय जो नजर मुझे दी थी, उसे देखकर मुझे पूरा यकीन था कि वह इस समय मेरा गला घोंटने की कल्पना कर रहा होगा। उस छोटे से भावनात्मक विस्फोट के बाद मैं फिर से वही डरपोक विलन बन गया। भगवान के लिए तुम दोनों किसी तरह एक दूसरे के साथ हो जाओ। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो तुम दोनों ही मेरी मौत का कारण बनोगे। कार्टर फैमिली की हवेली में एडवर्ड कार्टर अपने स्टडी रूम में गंभीर चेहरे के साथ बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, बैठो। मैं तुरंत सीधा होकर बैठ गया। अब बताओ क्या चल रहा है? इस बार कौन सी नई चाल चल रहे हो? मैं पूरी तरह उलझन में था। कुछ भी नहीं। एडवर्ड ने तिरछी नजर से मुझे देखा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता तुम किस मिट्टी के बने हो? उसकी आवाज में अधिकार साफ झलक रहा था। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, अपना व्यवहार सुधारो और क्लोई के साथ अच्छा व्यवहार करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुरंत विरोध किया। वह मुझसे शादी नहीं करेगी। एस्पेन में हर कोई जानता है कि वह मुझसे कितनी नफरत करती है। एडवर्ड ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर आज अचानक उसने शादी के लिए हाँ क्यों कह दी? मैंने दोनों हाथ फैला दिए। मुझे सच में नहीं पता, मैं खुद उतना ही कंफ्यूज्ड हूँ। एडवर्ड ने तुरंत अगला सवाल दाग दिया, और तुम अचानक इतने महान कैसे बन गए कि शादी से ही मना कर दिया? मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मानवता के प्रति मेरे महान प्रेम के कारण। एडवर्ड कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा और फिर बोला, तुम दिन ब दिन और बेशर्म होते जा रहे हो। मैं इतना परेशान हो चुका था कि जवाब देने का भी मन नहीं किया। एडवर्ड ने मेज पर रखा एक गिफ्ट बॉक्स मेरी तरफ सरका दिया। इसे साथ ले जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें अपने गॉडफादर से मिलने जाना है। मैं एक पल के लिए रुक गया। गॉडफादर, इस नॉवल की बेसिक सेटिंग तुरंत मेरे दिमाग में घूम गई।
एस्पेन में 4 महान परिवार थे: कार्टर फैमिली, एंडरसन फैमिली, स्टर्लिंग फैमिली और विंटर्स फैमिली। इनमें सबसे शक्तिशाली कार्टर फैमिली थी। उसके बाद एंडरसन और स्टर्लिंग फैमिलीज आती थीं। विंटर्स फैमिली पिछले कुछ वर्षों में खराब मैनेजमेंट के कारण लगभग बर्बाद हो चुकी थी। सौभाग्य से क्लोई ने संकट के समय कमान संभाली और 2.5 साल तक दिन रात मेहनत करके कंपनी को दोबारा प्रॉफिट में पहुंचाया, जिससे परिवार बैंक्रप्सी से बच गया। यही कारण था कि विंटर्स फैमिली इस शादी के लिए इतनी बेताब थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें मेरे चरित्र के बारे में पता नहीं था, लेकिन इस समय एस्पेन में सिर्फ कार्टर फैमिली ही ऐसी थी जिसके पास उन्हें बचाने की क्षमता और इच्छा दोनों थी। इसलिए अपने परिवार के हितों के लिए उन्हें यह शादी स्वीकार करनी पड़ रही थी। भले ही वे अंदर ही अंदर मुझे पसंद नहीं करते थे। यही इस नॉवल की सबसे हास्यास्पद बात थी। मेरा विलन पर्सोना लगभग परफेक्ट था। मैं लंबा था, हैंडसम था, अमीर परिवार से था, कम उम्र में सफल हो चुका था, बेहद बुद्धिमान था और कार्टर कॉर्पोरेशन को बिजनेस वर्ल्ड में लगातार आगे बढ़ा रहा था। वास्तविक दुनिया में ऐसा आदमी फूड चेन के सबसे ऊपर होता, लेकिन इस नॉवल में मैं सिर्फ फीमेल लीड क्लोई विंटर्स का एक बेवकूफ सिंप था। पूरा कैरेक्टर सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि जब प्रोटैगोनिस्ट मुझे कुचले तो रीडर्स को और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। विलन जितना शानदार होगा, उसे हराने में प्रोटैगोनिस्ट उतना ही महान दिखाई देगा। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए मेरा लक्ष्य साफ था: प्रोटैगोनिस्ट से हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचना। और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था क्लोई के साथ मेरा रिश्ता। मुझे उससे जितना हो सके उतना दूर रहना था। बस फिनाले तक किसी तरह जिंदा रह जाऊं, फिर मैं अपनी असली दुनिया में लौट जाऊंगा, बड़ा रिवॉर्ड पाऊंगा, अमीर और हैंडसम बनूंगा, अपने फर्स्ट लव से शादी करूंगा, लाइफ के शिखर पर पहुंचूंगा और अपनी माँ की बीमारी भी ठीक करवा सकूंगा। कार्टर फैमिली कई वर्षों से एस्पेन में जमी हुई थी और एंडरसन, स्टर्लिंग तथा विंटर्स फैमिलीज के साथ उनके अच्छे संबंध थे। मेरे पिता एडवर्ड विशेष रूप से एंडरसन फैमिली के पेट्रियार्क के करीब थे। दोनों इतने घनिष्ठ थे कि उन्होंने भाई जैसा रिश्ता बना लिया था, इसलिए मिस्टर एंडरसन मेरे गॉडफादर कहलाते थे। हाल ही में मिस्टर एंडरसन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। कार्टर फैमिली का लगभग हर सदस्य उनसे मिलने जा चुका था, सिवाय मेरे। परिवार की नज़र में मैं अभी भी एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर था जो हर समय इधर उधर घूमता रहता था। मैंने मन ही मन योजना बनाई, बस गिफ्ट देकर नमस्ते करूंगा और तुरंत निकल जाऊंगा। हाँ, यही सही रहेगा। लेकिन जब मैं एंडरसन एस्टेट पहुंचा और मिस्टर एंडरसन के सिक रूम में बैठकर औपचारिक बातें कर रहा था, तभी बटलर अंदर आया। सर, स्टर्लिंग फैमिली की यंग लेडी आ गई हैं। यंग मास्टर भी वापस आ गए हैं और अपने साथ किसी मिरेकल डॉक्टर को लाए हैं। मिस्टर एंडरसन हैरान हो गए। क्रिस्टल स्टर्लिंग तो पहले से ही मशहूर मेडिकल एक्सपर्ट है, फिर मार्क किसी और मिरेकल डॉक्टर को क्यों लाया? उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, कोई बात नहीं, सबको अंदर भेज दो। ये सुनते ही मेरे दिल में अलार्म बज उठा। धत्त तेरे की सिस्टम, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं मन ही मन चीखा, मैं इससे भी नहीं बच सकता। ये साफ साफ फ्यूचर प्लॉट का हिस्सा था। ओरिजिनल स्टोरी में क्रिस्टल स्टर्लिंग मिस्टर एंडरसन का इलाज करने में असफल रहती। उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती कि वे मौत के दरवाजे तक पहुंच जाते। तभी रेक्स हंटर हीरो की तरह सामने आता, अपनी चमत्कारी मेडिकल स्किल्स से उन्हें बचा लेता और क्रिस्टल उसकी अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती। मिस्टर एंडरसन उस पर जीवन भर का एहसान मानते, जिससे बाद में एंडरसन फैमिली की डॉटर और जीनियस डॉक्टर क्रिस्टल स्टर्लिंग दोनों रेक्स हंटर के हैरम का हिस्सा बन जाती। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस पूरे प्लॉट में मेरा कोई रोल नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। मैं वहां होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन सिस्टम ने मुझे सीधे सीन के बीच में फेंक दिया था। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे भागने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। मैं तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया। गॉडफादर, आप आराम कीजिए, कंपनी में एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। लेकिन मिस्टर एंडरसन ने तुरंत कहा, कहीं नहीं जाओगे। मैं अंदर ही अंदर रो पड़ा। धत्त तेरे की। बूढ़े मिस्टर एंडरसन मुझे बहुत पसंद करते थे, लेकिन मेरे लिए यह अच्छी बात नहीं थी। ओरिजिनल प्लॉट के अनुसार भविष्य में मुझे उनके भरोसे का फायदा उठाकर एंडरसन फैमिली को धोखा देना था, फिर रेक्स हंटर हीरो बनकर उन्हें बचाता और एक बार फिर मुझे कुचल देता। लेकिन उससे पहले मिस्टर एंडरसन मुझ पर पूरी तरह भरोसा करते थे। आखिर अगर उन्हें मुझ पर भरोसा ही न होता तो मैं उन्हें धोखा कैसे दे पाता? और अगर मैं उन्हें धोखा न देता तो रेक्स हंटर को मुझे सजा देने का मौका कैसे मिलता? और अगर रेक्स हंटर मुझे सजा न देता तो क्रिस्टल स्टर्लिंग और एंडरसन फैमिली की यंग लेडी उसके प्यार में कैसे पड़ती? जितना मैं सोचता उतना ही चिढ़ जाता। तो मैं क्या हूँ? एक क्लासिक विलन जिसे सिर्फ प्रोटैगनिस्ट की लव स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है? मैं इनकार करता हूँ। मैं मन ही मन चिल्लाया, मैं किस्मत को चुनौती दूंगा। मेरी डेस्टिनी सिर्फ मेरी होगी। मैंने चुपके से कमरे में पीछे का दरवाजा ढूंढना शुरू कर दिया। मिस्टर एंडरसन ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मैं जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। गॉडफादर, आप ठीक हो जाएंगे, मुझे सच में जाना है, छोड़िए। फिर ऐसे एंगल से जहां कोई देख न सके, मैंने धीरे धीरे उनके हाथ पर थपकी मारना शुरू कर दिया। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। आखिर छोड़ क्यों नहीं रहे?
तभी कमरे का दरवाजा खुला और क्रिस्टल स्टर्लिंग अंदर आई। क्रिस्टल ने मुझे देखते ही भौहें चढ़ा दी। ईथन कार्टर, मिस्टर एंडरसन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और तुम सिर्फ 5 मिनट बैठकर जाने की कोशिश कर रहे हो। कितना निर्दयी व्यवहार है। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर उसके पीछे अंदर आते हुए मार्क एंडरसन को देखा। उसके साथ रेक्स हंटर भी था। जैसे ही रेक्स की नजर मुंह पर पड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उनमें साफ नफरत दिखाई देने लगी। मैंने मन ही मन आह भरी। कहते हैं अच्छा विलन वही होता है जिसे देखते ही लोग उससे नफरत करने लगे। फिर मेरी नजर क्रिस्टल स्टर्लिंग पर गई। वह सचमुच एक बेहतरीन यंग वुमन थी। उसका शरीर छोटा और नाजुक था, चेहरा बेहद प्यारा और खूबसूरती से तराशा हुआ था। वह स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए थी, जिससे वह और भी युवा और आकर्षक लग रही थी। क्रिस्टल ने धीरे से मिस्टर एंडरसन का अभिवादन किया और उनका चेकअप शुरू कर दिया। उसी समय मेरे मन में विचार आया, इस लड़की की हाइट तो नहीं बढ़ी, लेकिन बाकी ग्रोथ कहीं और चली गई। आगे चलकर यह निश्चित रूप से बहुत लोगों का दिल तोड़ेगी। देखने लायक भविष्य है। क्रिस्टल अचानक मुड़ी। तुमने अभी क्या कहा? मैं चौंक गया। मैंने कुछ नहीं कहा, क्रिस्टल ने गुस्से से कहा। कहाँ था परवर्ट? मार्क एंडरसन तुरंत बीच में आ गया। क्रिस्टल, तुम क्या कर रही हो? मिस्टर कार्टर ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्रिस्टल कुछ पल के लिए रुक गई। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। उसने मुझे घूरा और फिर वापस मिस्टर एंडरसन की जांच करने लगी। लेकिन जैसे ही वह झुककर मरीज को देखने लगी, मेरे मन में फिर विचार आया, वाह, यूनिफॉर्म इस पर सच में अच्छी लगती है। रेक्स हंटर की किस्मत तो कमाल की है। क्रिस्टल एक बार फिर झटके से घूमी और मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैं बिल्कुल जड़ हो गया। क्रिस्टल ने धीरे धीरे कमरे में मौजूद बाकी लोगों को देखा। किसी के चेहरे पर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने कुछ सुना हो, और सबसे अजीब बात यह थी कि आवाज जैसे बाहर से आई ही नहीं थी। क्या वह ईथन के मन की आवाज सुन रही थी? रेक्स हंटर मुझे घूर रहा था। क्रिस्टल को अब यकीन होने लगा था कि कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन अगर वह किसी को बताए कि उसे ईथन की इनर थॉट्स सुनाई दे रही है, तो शायद कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। चेकअप खत्म करने के बाद उसने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर एंडरसन, बस कुछ ब्लड वेसल्स ब्लॉक हैं, मैं एक्यूपंक्चर से उन्हें खोल दूंगी, चिंता की कोई बात नहीं। तभी रेक्स हंटर ने बीच में कहा, लिटिल लेडी, मुझे डर है कि मामला इतना सरल नहीं है। क्रिस्टल खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। और आप कौन हैं? मार्क एंडरसन ने तुरंत परिचय कराया। ओह, मैं परिचय देना भूल गया। ये मेरे अच्छे दोस्त रेक्स हंटर हैं, एक प्रतिभाशाली डॉक्टर। मैं इन्हें खास तौर पर ग्रैंडपा के इलाज के लिए लाया हूँ। क्रिस्टल ने शांत स्वर में कहा, मैं यूनाइटेड स्टेट्स के लगभग सभी प्रसिद्ध डॉक्टर्स को जानती हूँ, और मैंने कभी रेक्स हंटर नाम के किसी यंग मिरेकल डॉक्टर के बारे में नहीं सुना। ग्रैंडपा की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। मार्क, तुम्हें किसी अजनबी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। रेक्स हंटर हंस पड़ा। लिटिल लेडी, जैसा कि कहा जाता है, असली मास्टर कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। तुम्हें लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। क्रिस्टल जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसने ईथन की इनर वॉइस फिर सुन ली। हाँ, बस यही फ्लो है, जारी रखो। अब तुम मिस्टर एंडरसन को आधा मरा हुआ छोड़ दोगी और फिर महान हीरो रेक्स हंटर आकर उन्हें बचाएगा। अभी जो तुम्हारी छोटी सी बहस हुई है, वह बस रोमांस की शुरुआत है। इसके बाद तुम उससे प्यार कर बैठोगी, उसके हैरम में शामिल हो जाओगी और क्लोई विंटर्स की बेस्ट फ्रेंड बन जाओगी। क्रिस्टल का चेहरा तुरंत गुस्से से पीला पड़ गया। क्या बकवास है? मेरे इलाज से मिस्टर एंडरसन की हालत बिगड़ जाएगी और मैं इस घमंडी आदमी के हैरम में शामिल हो जाऊंगी, और क्लोई विंटर्स के साथ? वह हमेशा ऐसा चेहरा बनाकर घूमती है जैसे पूरी दुनिया उससे नीचे हो। कितनी परेशान करने वाली औरत है। मैं और वह एक ही हैरम में? सपना भी नहीं। अपना मुंह बंद रखो। क्रिस्टल अचानक गुस्से से बोल उठी। मैं स्तब्ध रह गया। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी हैरान रह गए। मैंने तुरंत रेक्स हंटर की तरफ उंगली की। वह उधर खड़ा है। क्रिस्टल ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरी आंखों में लगभग आंसू आ गए, लेकिन मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ किसी से भी पूछ लो। तभी रेक्स हंटर जोर से हंस पड़ा। लिटिल लेडी, मुझे डर है कि इस पूरे देश में नहीं, पूरे अमेरिका में भी मिस्टर एंडरसन की बीमारी का इलाज मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। क्रिस्टल को लग रहा था कि वह पागल हो जाएगी। एक आदमी लगातार उसके दिमाग में बकबक कर रहा था और दूसरा सामने खड़ा होकर ऊंची आवाज में लंबा चौड़ा भाषण दे रहा था। दोनों में से कौन ज्यादा परेशान करने वाला था, यह तय करना मुश्किल था। उसने दोनों को घूरते हुए कहा, जब मैं एक्यूपंक्चर कर रही हूँ तब तुम दोनों चुप रहोगे। इसके बाद उसने अपना ध्यान पूरी तरह मिस्टर एंडरसन के इलाज पर केंद्रित कर दिया। मैं कमरे के पीछे खड़ा सिर हिलाने लगा। अफसोस, 9 नीडल्स टेक्निक वाकई एक बेहतरीन टेक्निक है, लेकिन यह लड़की बहुत ज्यादा सावधानी बरत रही है। 2 महत्वपूर्ण एक्यूपॉइंट्स को पूरी तरह अवॉइड कर रही है। यही गलती मिस्टर एंडरसन को सीधे ग्रिम रीपर के दरवाजे तक पहुंचा देगी। फिर रेक्स हंटर सही समय पर हीरो बनकर आएगा, उसे बचाएगा और क्रिस्टल पूरी तरह उससे प्रभावित हो जाएगी। आह, क्या दुखद भविष्य है। इतनी प्रतिभाशाली यंग डॉक्टर भी आखिर रेक्स हंटर के हैरम में चली जाएगी। क्रिस्टल का दिल धक से रह गया। ईथन ने बिल्कुल सही बात पकड़ ली थी। उसने जानबूझकर सबसे सुरक्षित टेक्निक चुनी थी और 2 सबसे खतरनाक एक्यूपॉइंट्स को छोड़ दिया था।
लेकिन यह आदमी कैसे समझ गया? आखिर ईथन कार्टर को मेडिसिन के बारे में इतना ज्ञान कब से हो गया? तभी अचानक मिस्टर एंडरसन का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उन्हें तेज खांसी आने लगी, उनके मुंह के कोने से खून बह निकला और उनकी आंखें उलटने लगीं। मार्क एंडरसन घबरा गया। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, क्रिस्टल तुमने क्या कर दिया? ये तो डिजास्टर हो गया। क्रिस्टल का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन अब उसे समस्या की जड़ समझ में आ चुकी थी। तभी रेक्स हंटर ने नाटकीय अंदाज में हाथ हिलाया और अपनी खास सुइयां निकाल ली। लिटिल लेडी हट जाओ, अब मैं इस बूढ़े आदमी को मौत के मुंह से वापस लेकर आऊंगा। लेकिन क्रिस्टल ने दृढ़ता से कहा, ग्रैंडपा अभी जिंदा हैं। अगले ही पल उसने बिना झिझक एक नीडल उठाई और सीधे एक क्रिटिकल एक्यूपॉइंट में घुसा दी। जैसा ईथन ने सोचा था, उसी एक नीडल के बाद मिस्टर एंडरसन की हालत तुरंत स्थिर हो गई, हालांकि वह अभी भी बेहोश थे। रेक्स हंटर स्तब्ध रह गया। क्रिस्टल की अंतिम नीडल टेक्निक पहले से बिल्कुल अलग थी। वह अचानक बेहद साहसी हो गई थी और उसकी एक्यूरेसी भी अविश्वसनीय थी। क्रिस्टल दूसरी नीडल लगाने ही वाली थी कि रेक्स हंटर की स्लीव के अंदर छिपा हाथ हल्का सा हिला। वह कुछ करने वाला था, लेकिन मैं शुरू से उसी पर नजर रखे हुए था। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में चमक देखी और उसका हाथ पीछे खींचता देखा, मेरा दिल बैठ गया। धत्त तेरे की, ये कोई गंदी चाल चलने वाला है। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, सीधा उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। रेक्स, मेरे भाई। रेक्स चौंक कर उछल पड़ा। क्या है? मैंने पूरी गंभीरता से कहा। कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम बहुत हैंडसम हो। रेक्स कुछ पल तक मुझे घूरता रहा। थैंक्स, मैंने सिर हिलाया। यूर वेलकम। क्रिस्टल ने ईथन की इनर वॉइस सुन ली थी और वह चौंक गई, लेकिन इलाज के इस महत्वपूर्ण चरण में वह ध्यान नहीं भटका सकती थी। उसने हल्का सा पीछे देखा और रेक्स हंटर के हाथ की पोजीशन नोटिस की, जैसे वह कुछ करने वाला था। फिर मैंने बीच में आकर उसका व्यू ब्लॉक कर दिया और साथ ही रेक्स का हाथ भी रोक दिया। क्रिस्टल ने बाकी 2 नीडल्स लगा दी। कुछ ही क्षणों में मिस्टर एंडरसन के चेहरे पर वापस गुलाबी रंग लौट आया। लगभग आधे मिनट बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। क्रिस्टल के चेहरे पर राहत छा गई। क्रिस्टल, मेरी बच्ची, अच्छा हुआ तुम यहाँ थीं। इस बार एस्पेन छोड़कर मत जाना। क्रिस्टल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ग्रैंडपा, पहले आप पूरी तरह ठीक हो जाइए। कुछ देर बाद मिस्टर एंडरसन की हालत बेहतर हुई तो उन्होंने कमरे में इधर उधर देखा। ईथन कहाँ है? मेरा प्यारा गॉडसन कहाँ है? मैं तुरंत आगे झुक गया। गॉडफादर, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर एंडरसन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ईथन, मेरे बच्चे, मेरा हाथ इतना दर्द क्यों कर रहा है? मैंने नीचे देखा और तभी महसूस हुआ कि उन्हें छुड़ाने की कोशिश में मैं इतनी देर से उनका हाथ थपथपा रहा था कि वह पूरा लाल हो चुका था। मैं तुरंत मुस्कुराया। कुछ नहीं गॉडफादर, बस ब्लड सर्कुलेशन बेहतर कर रहा था। दूसरी तरफ रेक्स हंटर का चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। उसकी हीरोइक परफॉर्मेंस फिर आधी रह गई थी। हर बार की तरह इस बार भी ईथन कार्टर बीच में आ गया था। धत्त तेरे की, ईथन कार्टर, तुम हर जगह क्यों दिखाई देते हो? मैं मुड़ा तो देखा कि रेक्स मुझे घूर रहा था और मजेदार बात यह थी कि मार्क एंडरसन भी मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ग्रैंडपा उस कार्टर के लड़के को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैं आपका असली पोता हूँ। ये देखकर मैं मन ही मन रो पड़ा। हे भगवान, मुझे यहाँ से निकलना होगा। इस पूरे कमरे में सिर्फ एक आधा मरा बूढ़ा आदमी ही है जो मुझे पसंद करता है। यहाँ मौजूद लगभग हर इंसान मुझे मारना चाहता है। रेक्स हंटर मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैं उसकी लव स्टोरी के रास्ते में खड़ा हूँ। मार्क एंडरसन मुझे मारना चाहता है क्योंकि उसका ग्रैंडफादर मुझ पर उससे ज्यादा प्यार लुटाता है। क्रिस्टल स्टर्लिंग बचपन से ही मुझे नीची नजर से देखती आई है और आज तो उसका व्यवहार और भी अजीब हो गया है, जैसे किसी भी पल मेरा गला दबा देगी। मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। ईथन की इनर वॉइस सुनकर क्रिस्टल के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि कुछ देर पहले ईथन बिना एक पल सोचे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गया था। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। शायद यह आदमी उतना निर्दयी नहीं था जितना वह हमेशा समझती रही थी। तभी ग्रेग तेजी से मेरे पास आया और घबराहट में मेरे कान के पास झुककर बोला, मिस्टर कार्टर, बड़ी समस्या हो गई है। आपको तुरंत फार्मास्यूटिकल प्लांट पहुंचना होगा। मैं चौंक गया। प्लांट में समस्या? वैसे भी मैं वहां से भागना चाहता था, इसलिए मैंने बिना देर किए सबको जल्दी जल्दी अलविदा कहा और एंडरसन एस्टेट से निकल भागा। बाहर के रास्ते पर पहुंचते ही मैंने घबरा कर पूछा, आखिर हुआ क्या है? ग्रेग का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, कार में बात करेंगे। मैं तुरंत समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। उसी समय क्रिस्टल को भी प्लांट की खबर मिल चुकी थी। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया और वह लगभग दौड़ते हुए हमारे पीछे आ गई। कुछ ही पलों में उसने मुझे और ग्रेग को पकड़ लिया। ग्रेग तुरंत चुप हो गया और बेचैनी से क्रिस्टल को देखने लगा। दूसरी तरफ मैं अभी भी आधा कंफ्यूज था। ओह, हेलो क्रिस्टल, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है? क्रिस्टल ने मुझे ध्यान से देखा। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था, यह आदमी सच में कमाल का एक्टर है। उसकी जानकारी के अनुसार रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए जो पैसा दिया गया था वह गायब हो गया था।
उसकी वजह से पूरी मेडिसिन बैच फॉर्मूला से मेल नहीं खा रही थी और अब ईथन ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। क्रिस्टल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान किसी छिपे हुए चाकू जैसी थी। ईथन, प्लांट में हाल ही में कुछ बड़ा हुआ है क्या? मैंने देखा कि ग्रेग लगातार आंख मारकर मुझे कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से कहा, कुछ खास नहीं, चिंता मत करो, अगर कोई समस्या होगी तो मैं संभाल लूंगा। फिर मन ही मन बड़बड़ाया, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? रेक्स हंटर कहाँ है? इस समय तो दोनों को कॉफी पीते हुए मेडिसिन पर चर्चा करनी चाहिए थी। फीमेल लीड आखिर मेरा पीछा क्यों कर रही है? रेक्स हंटर के हैरम की एक सदस्य मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? प्लांट की समस्या जरूर गंभीर है, मुझे पहले उसी को संभालना होगा। क्रिस्टल कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। ईथन की इनर वॉइस सुनकर उसे महसूस हुआ कि शायद उसे प्लांट की असली स्थिति के बारे में सचमुच कोई जानकारी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पैसे इसने नहीं लिए? उसने मन ही मन सोचा। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, ईथन, हमें मिले हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है ना? मैं अभी भी अपने विचारों में उलझा हुआ था। सच? फिर मैंने बनावटी गंभीरता से कहा, समय कितनी तेजी से बीतता है। इतिहास के पहिए हमारी बीती हुई जवानी को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। क्रिस्टल को सचमुच उल्टी आने वाली थी। ये आदमी हर दिन और ज्यादा घिनौना होता जा रहा है। फिर भी उसने मुस्कुराहट बनाए रखी और अचानक दोनों बाहें फैला दी। तो फिर एक हग कैसा रहेगा? मेरा दिमाग लगभग फटने वाला था। मेरे सामने इतनी समस्याएं थीं कि समझ नहीं आ रहा था पहले किसका समाधान करूं। मैंने एक ही दिन में रेक्स हंटर की 2 योजनाएं बर्बाद कर दी थीं, इसलिए अब निश्चित रूप से उसका ब्लैकलिस्ट टारगेट बन चुका था। उधर क्लोई न जाने किस पागलपन में मुझसे एंगेजमेंट करने पर अड़ी हुई थी और मुझे जल्द से जल्द उससे जुड़ी समस्या सुलझानी थी, वरना रेक्स हंटर जैसे मॉन्स्टर से मेरा पीछा कभी नहीं छूटता। अब क्रिस्टल भी स्क्रिप्ट से बाहर निकलकर अजीब और चिपकू व्यवहार करने लगी थी, लेकिन इन सब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण फार्मास्यूटिकल प्लांट था। बात मेडिसिन की थी। अगर वहां कुछ गलत हो गया तो मामला बहुत बड़ा हो सकता था। और ठीक इसी समय यह छोटी विक्सन मुझसे हग मांग रही थी। हग? अचानक हग क्यों? ये कौन सा गेम खेल रही है? मैं अभी भी समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर सामने गई। एंडरसन एस्टेट के मुख्य दरवाजे से 2 लोग बाहर निकल रहे थे। एक मार्क एंडरसन था और उसके साथ चल रहा था रेक्स हंटर। रेक्स की नजरें तुरंत मुझसे टकराईं। मेरे होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। क्या मैं फिर से बुरी तरह फंस नहीं गया था? रेक्स की आंखें सिकुड़ गईं। फिर यही आदमी जो हर बार मेरी योजनाएं खराब कर देता है। मैंने तुरंत खुद को संभालने का नाटक किया। ये गले लगाने वाली बात क्या थी? मैंने ऊंची आवाज में जल्दी से कहा, अरे रेक्स, मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। देखो, क्रिस्टल अभी थोड़ी गुस्सैल हो गई थी, लेकिन सच कहूं तो वह तुम्हारी मेडिकल स्किल्स की बहुत प्रशंसा करती है। तुम दोनों किसी कॉफी शॉप में जाओ और आराम से बात करो। तुम दोनों को मेडिसिन का इतना शौक है कि बातों की कोई कमी नहीं होगी। मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं चलता हूँ। फिर मिलते हैं, बाय। मैं तुरंत वहां से निकलने के लिए मुड़ा। मैं तुम्हारी मदद के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी रहे। बस मुझे इस सब से दूर रखो। तुम दोनों तो हेवन मेड पेयर हो और मैं सिर्फ एक बेकार इंसान हूँ। ठीक है, अब मुझे जाना होगा, वरना रेक्स हंटर फिर कोई परेशानी खड़ी कर देगा। क्रिस्टल ने पीछे मुड़कर रेक्स हंटर की तरफ देखा, तिरस्कार से नाक सिकोड़कर हंसी, फिर घूमकर मेरे शर्ट का कोना पकड़ लिया। ईथन, मत जाओ। जब से हम छोटे थे, क्या तुम हर बार जाने से पहले मुझे हग नहीं करते थे? मैं हैरानी से अपनी आंखें फैलाकर उस छोटी सी लड़की को देखने लगा। क्रिस्टल किसी नन्ही परी जैसी लग रही थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था और उसकी बड़ी चमकदार आंखें काले रत्नों की तरह दमक रही थीं, लेकिन उन आंखों में मुझे जीत का एहसास, चालाकी की झलक, उग्रता की लपट और यहाँ तक कि थोड़ी सी दुर्भावना भी दिखाई दे रही थी। वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी। बिल्कुल, क्रिस्टल जानबूझकर ऐसा कर रही थी। मैंने उसे पूरी तरह नाराज कर दिया था। उसने मेरे ज्यादातर विचार सुन लिए थे और समझ गई थी कि मुझे पूरा यकीन है कि वह रेक्स हंटर के पीछे भागेगी। लेकिन वह ऐसा क्यों करती? अब क्रिस्टल पूरी तरह जोश में थी। तो तुम रेक्स हंटर से डरते हो? अच्छा, फिर जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, मैं वही करूंगी, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए। मेरी आंखों में गुस्सा और सदमा भर गया जब मैंने धीरे धीरे क्रिस्टल का हाथ अपने से अलग किया। ये लड़की मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई है, जैसे इसे पता हो कि मैं रेक्स हंटर से कितना डरता हूँ। इसलिए यह सब जानबूझकर कर रही है, बिल्कुल जानबूझकर। क्रिस्टल को अपनी हंसी रोकने के लिए होंठ दबाने पड़े। उसके चेहरे पर अब भी वही मासूम और बेचारी सी अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं, जैसे कह रही हों, बिल्कुल सही, मैं ये सब जानबूझकर कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महान ईथन कार्टर भी किसी से डर सकता है। कितना मजेदार है। और आज मैं तुम्हें इतना डराऊंगी कि